नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट गुरु पर। साथियों, मैं हूं राकेश सिहाग। हमेशा की तरह एक बार फिर से आपके सामने लेके आया हूं रेलवे के PYQ क्वेश्चन। और आज की इस क्लास में हमेशा की तरह 20 क्वेश्चनों का हम 360 डिग्री डिटेल्स से हम इनका सॉल्यूशन करेंगे, जिससे कि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप आराम से कर पाओ और रेलवे की एक सीट पक्की कर पाओ। इसी उम्मीद के साथ आपके सामने रोजाना 8 बजे हाजिर होता हूं। जितना भी टाइम मिल पाता है उसमें से टाइम निकाल के आपके लिए वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं। और आपको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इस क्लास को इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया। और ऐसे ही प्यार के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि और अपना प्यार दें, जिससे कि मैं और बेहतर आपके लिए कुछ कर पाऊं। साथियों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस क्लास को अपने यारों रिश्तेदारों तक क्लास को शेयर कर दीजिए। फिर इस क्लास को हम आगाज करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का। और बड़ी ही सुहानी रात आज होने वाली है, क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग क्लास, बड़ी मजेदार क्लास होने वाली है। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करें। बिल्कुल तैयार हैं आप कॉपी पेन लेकर के? अगर कॉपी पेन आपने नहीं निकाली है तो निकाल लीजिए, क्योंकि आपको लिखना पड़ेगा, टपना पड़ेगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे साथी, कि कुछ राशियों के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उनके परिमाण के साथ साथ दिशा भी निर्दिष्ट करनी पड़ती है। उन राशियों को क्या कहा जाता है? साथी, जिसके साथ परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, परिमाण प्लस दिशा दोनों होते हैं, उस राशि को हम क्या कहते हैं? उस राशि को हम कहते हैं सदिश राशि। उस राशि को हम क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। सदिश या फिर वेक्टर राशि इसको कहा जाता है। अगर अदिश राशि की बात करें हम, तो अदिश राशि किसको कहेंगे? जिसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, केवल परिमाण, इसके अंदर क्या नहीं होती? दिशा इसके अंदर नहीं होती। और इसको कहा जाता है स्केलर क्वांटिटी, स्केलर। तो आपको यह पूछा था कि उस राशि का नाम बताओ जिसमें परिमाण के साथ साथ आपको दिशा भी दर्शानी पड़ती है, तो उस राशि का नाम है साथी सदिश। ऑप्शन नंबर जो आपका ए है ना, वो इस क्वेश्चन का क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं? दिशा और परिमाण दोनों किसके अंदर होते हैं, यह आपसे पूछा है। दिशा और परिमाण आपके सदिश राशि के अंदर होते हैं। अब आपको यह देखना है कि इन चार ऑप्शनों में से सदिश राशि कौन सी है। अगर हम द्रव्यमान की बात करें, दूरी की बात करें और चाल की बात करें, अगर हम द्रव्यमान, दूरी और चाल, इन तीनों की बात करें, तो ये तीनों की तीनों आपकी क्या हैं? ये तीनों की तीनों आपकी अदिश राशि हैं। ये तीनों की तीनों आपकी क्या हैं? अदिश राशि हैं। अगर हम बात करते हैं किसकी? संवेग की। अगर हम संवेग की बात करें तो संवेग आपका क्या है? एक प्रकार की सदिश राशि है। अब आप कहोगे सर हमें ऐसे कैसे समझ में आएगा, आपने कुछ बताया ही नहीं। अरे साथी, मैंने बताया है। इससे पीछे की जो दो क्लास है ना, 16 और 17 नंबर क्लास, उसमें मैंने स्टार्टिंग में ही सदिश और अदिश राशियों की ट्रिक बताई है। अगर वो ट्रिक आप याद कर लेते हो तो आपके एग्जाम के अंदर 99% जो क्वेश्चन है ना रेलवे के एग्जाम में, वो कवर हो जाएंगे उस ट्रिक के माध्यम से। और ट्रिक बिल्कुल सिंपल है, 2 लाइनों की ट्रिक है और आपको पढ़ के मजा आएगा। वो ट्रिक मुझे अच्छे से अनुभव है इस चीज का। तो आप 16 और 17 नंबर वीडियो को देखिए। अगर आपने देखा है तो इन बातों का आपको पता भी है। अगर नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिए, जिससे कि आपको ये बात समझ में आ जाए। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं आपको वीडियो जो है ना वो कंटिन्यू देखने हैं। ये नहीं है कि 17 नंबर वीडियो देख लिया, 15 नंबर नहीं देखा। उससे होता क्या है कि कुछ कॉन्सेप्ट मैं पीछे की क्लास में बता देता हूं और उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर मैं आपको आगे क्वेश्चन करवाता हूं। इसलिए आपको रेगुलर देखना है, कंटिन्यूटी बनाए रखनी है और कंटिन्यू क्लासों को देखना है, जिससे कि आपको समझ में ज्यादा आएगा और आपका डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है साथियों, मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेहनत करे बिना कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आप सोच रहे हैं ना कि अगर आपको जॉब लेनी है, आपको एक सीट पक्की करनी है रेलवे के अंदर, तो साथियों आपको पूरा तपना पड़ेगा, ईमानदारी से आपको मेहनत करनी पड़ेगी। साथियों, बात नौकरी की आई तो मेरे दिमाग में एक बात याद आ गई, तो वो मैं आपको सुनाना चाहूंगा। अर्ज किया है कि कभी परी तो कभी मेंस का इम्तिहान लेती है, कभी परी तो कभी मेंस का इम्तिहान लेती है। ये सरकारी नौकरी है जनाब, ये सरकारी नौकरी है जनाब, तड़पा तड़पा के जान लेती है, तड़पा तड़पा के जान लेती है। तो साथी, आपको पता है ये जो टाइम होता है ना तैयारी का, इसमें हमें बहुत सारा सेक्रीफाइस करना पड़ता है। लेकिन आज जो आप सेक्रीफाइस कर रहे हो ना, वो उससे ज्यादा भगवान आपको देगा जब आप सफल हो जाओगे। ये आपका ऐसा टाइम है जिसमें आपको हर प्रकार से
की कंडीशन से गुजरना पड़ेगा, लेकिन इस टाइम का अगर आप सामना कर लेते हो तो आपको सफलता निश्चित मिलेगी। साथ ही ये जो प्रकृति है ना, ये ऊपर आपके ऊपर ट्रायल कर रही है। क्यों? क्योंकि उस प्रकृति को पता है कि इसको मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपनी है, तो जिम्मेदारी सौंपने से पहले आपका टेस्ट ले रही है वो, कि ये इस जिम्मेदारी को उठा पाता है या नहीं पाता। अगर आप इस जिम्मेदारी को नहीं उठा पाते हो या इस ट्रायल में पास नहीं हो पाते हो, तो साथ ही आपका सिलेक्शन नहीं होगा। फिर प्रकृति आपको वो बोझ नहीं देगी जिसका आप सामना कर ही नहीं पाते। इसलिए आपका पहले टेस्ट ले रही है, इसको टेस्ट मानो और अपने कदमों को रुकने मत दो और चलते जाओ। और उस रास्ते में सहयोग करने के लिए बहुत सारे टीचर आपके साथ हैं, उसमें से मैं भी आपके साथ हूं। मैं आपका पूरा सहयोग करूंगा साइंस के माध्यम से। साइंस के अच्छे क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा, जिससे कि साइंस आपकी जो एग्जाम है उसमें बाधा न बने। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की, कि निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन सी नहीं है। यानी इसमें से 3 तो आपकी सदिश दे रखी है और 3 तो इसमें दे रखी है अदिश और 1 सदिश दे रखी है। तो आपको पूछा है कि अदिश राशि नहीं है, इसमें से कौन सी अदिश राशि नहीं है। अगर हम आयतन की बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए की, तो वो अदिश है। ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं द्रव्यमान की, तो वो भी अदिश है। अगर हम लंबाई की बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी की, तो वो भी अदिश है। लेकिन जो बल है ना मेरे साथी, बल, वो आपका क्या है, सदिश राशि है। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर आपका 3 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर आपका सी है ना, वही क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर 4 नंबर क्वेश्चन, कि कार्य में क्या होता है। कार्य में, अगर हम कार्य की बात करें मेरे प्यारे साथी, तो जो कार्य होता है वो एक प्रकार की अदिश राशि होती है। कार्य एक प्रकार की क्या होती है, अदिश राशि। कार्य जो है वो एक प्रकार की है अदिश राशि। और अदिश राशि जो है ना, अदिश राशि जो है वो आपकी, अदिश राशि के अंदर क्या होता है, केवल परिमाण होता है। केवल क्या होता है, परिमाण। इसके अंदर क्या नहीं होती, दिशा नहीं होती। इसमें दिशा नहीं होती है, इसमें केवल और केवल परिमाण होता है। तो कार्य के अंदर भी क्या होगा, केवल परिमाण होगा, यह दिशा नहीं होगी। कार्य में क्या होगा, कार्य में केवल क्या होगा, आपका परिमाण होगा, केवल परिमाण। और परिमाण का मतलब होता है मेरे प्यारे साथी मान, यानी कार्य का केवल मान होता है, मान के साथ दिशा नहीं होती। अब आपको ऑप्शन नंबर 1 देखना है कि कोई दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है। बिल्कुल यही बात सही है आपकी। ऑप्शन नंबर जो ए है ना, वो इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। अगर हम बी ऑप्शन की बात करें तो इसमें दे रखा है कि दोनों ही नहीं होते, ये बात तो गलत है। दोनों तो होते हैं, एक होता है इसमें परिमाण, दिशा तो नहीं होती। लेकिन अगर सी ऑप्शन की बात करें कि दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, ये बात भी गलत है, क्योंकि दोनों नहीं होते, एक होती है परिमाण। अगर हम ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो इसमें दे रखा है कि केवल दिशा होती है, परिमाण नहीं होता। दिशा नहीं होती, परिमाण होता है, उल्टी बात दे रखी है, तो ये डी नंबर भी गलत है। तो सही कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर ए है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की, कि निम्नलिखित में से कौन अधिक काम कर सकता है। कौन अधिक काम कर सकता है। बात साथी कार्य की आ गई, यहां पर बात किसकी आ गई, कार्य की। देखिए अब हम कार्य की बात करते हैं। इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं कुछ आपको कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा, तो एक बार मैं इस क्वेश्चन को हटा देता हूं। अब आपको कॉन्सेप्ट समझना है कार्य का। कार्य के बारे में आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहली बात तो जो कार्य है मेरे प्यारे साथी, वो एक प्रकार की अदिश राशि है। कार्य क्या है, एक प्रकार की अदिश राशि। अगर हम कार्य की बात करें तो इसका जो सूत्र होता है ना, इसका सूत्र वो होता है W बराबर एफ एस कोस थीटा। एफ एस कोस थीटा, यहां पर एफ का मतलब होता है बल और इस एस का मतलब होता है विस्थापन और इस कोस थीटा का मतलब होता है, थीटा का मतलब होता है बल व विस्थापन के बीच में, बल व विस्थापन के बीच में कोण। बल व विस्थापन के बीच कोण, बल और विस्थापन के बीच का जो कोण है उसको कहा जाता है थीटा। क्लियर है बात। अच्छा ये इसका सूत्र हो गया। अगर हम कार्य की बात करें मेरे प्यारे साथी, तो कार्य के बारे में आपके और भी सूत्र हैं। कार्य के 2 और भी सूत्र हैं। यानी जो कार्य होता है, ये तो इसका पहला सूत्र है। इसके दूसरे सूत्र की बात करें तो जो कार्य होता है आपका W, वो गतिज ऊर्जा के बराबर होता है। कार्य जो होता है वो किसके बराबर होता है, गतिज ऊर्जा के। यानी कार्य का सूत्र क्या होता है, 1/2 mv² भी होता है, क्योंकि ये आपकी गतिज ऊर्जा का सूत्र है। तो कार्य गतिज ऊर्जा के बराबर भी होता है। तीसरा जो है वो है कार्य आपका स्थितिज ऊर्जा के बराबर भी होता है, यानी कार्य का मान mgh के बराबर भी होता है। मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं, अगर इसको पूरा डिटेल से पढ़ना है तो मेरी थ्योरी क्लास है, और थ्योरी क्लास की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है
फिजिक्स 2024 के नाम से, वहां पर मैंने आपको अच्छे से थ्योरी करवा रखी है, अच्छे से पढ़ लीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ये बात हो गई, ये आपका सूत्र हो गया। अब ये तो इसके सूत्र हो गए। अब एक बात और याद रखनी है साथी कि अगर कंडीशन नंबर 1, केस नंबर 1 यानी कंडीशन नंबर 1 की बात करते हैं कि अगर मान लो बल व विस्थापन की दिशा क्या है? समान है। समान का मतलब एक दिशा में ही बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में है। जिस साइड विस्थापन है उसी साइड में क्या है? आपका बल है। जिस साइड में आपका विस्थापन है उसी साइड में आपका क्या है? बल है। क्लियर है बात है? तो अब क्या होगा, देखो इन दोनों की दिशा एक है, तो इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा? इनके बीच में जो कोण बनेगा वो क्या बनेगा? आपका 0 डिग्री का बनेगा। F और S के बीच में जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का? 0 डिग्री का। इसका मतलब जब बल और विस्थापन की दिशा समान होगी तो कार्य जो होगा ना, कार्य वो क्या होगा? आपका धनात्मक होगा। क्या होगा? धनात्मक। यानी इसका जो उत्तर निकल के आएगा वो प्लस का निकल के आएगा। क्लियर है बात है? अगर हम बात करते हैं दूसरे की, अगर बल व विस्थापन क्या है आपके? बल व विस्थापन विपरीत हैं। बल व विस्थापन की दिशा क्या है? विपरीत है। तो इसका जो कार्य का मान होगा वो क्या होगा? ऋणात्मक होगा। क्या होगा? ऋणात्मक। क्लियर है? इसके अलावा आपको और क्या याद रखना है? इसके अलावा आपको ये याद रखना है तीसरा कि वृत्तीय पथ पर जो कार्य होता है मेरे प्यारे साथी, वो आपका शून्य होता है। वृत्तीय पथ पर जो किया गया काम होता है वो शून्य होता है। क्यों होता है शून्य? क्योंकि जो वृत्तीय पथ होता है ये इस प्रकार से वृत्तीय पथ है, तो ये इसका केंद्र है, तो एक तो केंद्र की तरफ बल लगता है और एक इसके विपरीत बल लगता है। यानी बल का जो मान है ना, F का मान, वो यहां पर शून्य हो जाता है, और F का मान शून्य हो गया यहां पर, तो इस पूरे का मान क्या आ जाएगा? आपका शून्य आ जाएगा। तो वृत्तीय पथ पर किया गया कार्य आपका क्या होगा? शून्य होगा। ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा एक बात और याद रखनी है मेरे प्यारे साथी कि जब कोई कुल्ली बोझ उठाकर क्षैतिज दिशा में चलता है, क्षैतिज चलता है, तो इसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? शून्य। कार्य क्या होगा उसका? शून्य होगा। उसका कारण क्या है कि कोई कुल्ली है, उसने इस प्रकार से अपने सर के ऊपर बोझ रख रखा है, और वो इस प्रकार से चल रहा है, तो किया गया कार्य शून्य क्यों होगा? क्योंकि मान लो ये कुल्ली है, तो इसने इस प्रकार से बोझ रख रखा है, वो चल इस साइड रहा है, तो इसका विस्थापन तो ये इस साइड है, विस्थापन तो इसका क्या है? इस साइड है, और इसका जो भार है ना, भार वो नीचे की साइड है। यानी इन दोनों के बीच में जो कोण बना वो कितने डिग्री का बना? भार यानी वजन यानी बल और इस विस्थापन के बीच में जो कोण बना है वो 90 डिग्री का बना है। कितने डिग्री का बना? 90 डिग्री का। और कोस 90 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होता है? आपका शून्य होता है। अगर कोस 90 डिग्री का मान शून्य आ गया, तो इसका मान शून्य आ गया, तो इसको गुणा करेंगे तो क्या आएगा? आपका शून्य ही तो आएगा। तो जब कोई कुल्ली बोझ उठाकर क्षैतिज में चलता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा। क्लियर है बात है? ये कॉन्सेप्ट है डायरेक्ट जो आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा साथी हम बात करें 5 नंबर, हम दीवार को धक्का दे रहे हैं, तो हमारा किया गया कार्य क्या होगा? कार्य जो होगा वो क्या होगा? शून्य होगा। क्योंकि दीवार को हम क्या नहीं कर सकते? धक्का देकर के विस्थापित नहीं कर सकते। इस प्रकार से दीवार को धक्का देंगे तो हमारी जो दीवार है वो आगे नहीं चलेगी, यानी विस्थापन का मान 0 होगा, और यहां पर S का मान 0 हो जाएगा, तो इस पूरे का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि आपस में गुणा में है ये। इसका मतलब दीवार को धक्का देने पर भी कार्य का मान क्या होगा? शून्य होगा। इतनी सारी बातें अगर आपको कार्य के बारे में याद है ना, तो कार्य का कोई भी क्वेश्चन हो आप आराम से कर सकते हो। ये एक जड़ी बूटी मैंने आपको दे दी है, इसकी 2 घूंट आप ले लीजिए पहले, मतलब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप पहले, ठीक है? फिर आगे बात करते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट? अब इसके ऊपर आधारित जो क्वेश्चन है ना वो करते हैं हम। अब मैं ये मिटा देता हूं, अब क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप अपना 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए अच्छे से, फिर इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे? बिल्कुल तहस नहस कर देंगे। देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अधिक काम कर सकता है? अधिक काम कौन करेगा? ऑप्शन नंबर ए है कि एक घूमता हुआ पहिया, ठीक है। दूसरा देखो, बंदूक की एक चलती हुई गोली। सोच के देखो, एक तो पहिया है घूमता हुआ, एक बंदूक की गोली है। बंदूक की क्या है? गोली। तो एक आप खुद बताओ,
कम समय में ज्यादा दूरी तय कौन करेगा? तो ज्यादा जो विस्थापन है ना, विस्थापन का मान इसमें क्या होगा? ज्यादा। विस्थापन का मान इसमें क्या होगा? ज्यादा। इसमें क्या होगा? कम होगा। किसकी तुलना में? इस बंदूक की गोली की तुलना में। क्लियर है? अगर हम गतिशील पत्थर की बात करें, इस प्रकार से पत्थर को हम फेंकते हैं तो गोली से तो उसकी गति क्या होती है? कम ही होती है। ठीक है। अगर हम बात करें एक उठाया हुआ हथौड़ा, इस प्रकार से हमने हथौड़ा उठा रखा है, तो उसका कार्य बताओ, कार्य किस में ज्यादा होगा? यानी विस्थापन किसका ज्यादा है? बंदूक की गोली का विस्थापन ज्यादा है, यानी इसका मान ज्यादा है। जैसे मान लो F का मान 5 है, सभी के अंदर 5 है, और S का मान इसके अंदर तो मान लो ये के अंदर तो है S का मान 10 है, विस्थापन का मान इसमें 20 है, और एक में मान लो 15 है, और एक में मान लो 5 है। इस प्रकार से है। हथौड़े के अंदर 5 है और आपका जो गतिशील पत्थर उसमें 15 है, और इसका विस्थापन क्या है? 20 है, और पहिए का विस्थापन मान लो 10 है। तो अगर हम बात करें विस्थापन की, तो विस्थापन का मान इसके अंदर ज्यादा है तो इसको हम गुणा करेंगे, और कोस थीटा का मान मान लो 1 है, सभी के लिए 1 है, तो मान तो किसका ज्यादा आएगा? इसी का ज्यादा आएगा। इन कार्य का मान किसका ज्यादा आया? बंदूक की गोली का। क्यों? क्योंकि इसका विस्थापन ज्यादा है। ये नॉर्मल सी बात है, हमारे दैनिक जीवन की बात है ये, कि अगर आप बंदूक से गोली चलाते हो तो वो ज्यादा दूरी तय करती है, ज्यादा दूरी तय करती है, विस्थापन ज्यादा करती है, कम समय में ज्यादा विस्थापन तय करती है, तो विस्थापन का मान ज्यादा है ना यहां पर, इसीलिए कार्य का मान भी ज्यादा किसके अंदर होगा? बंदूक की गोली के अंदर होगा। ऑप्शन नंबर जो आपका बी है ना, वो इस क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट होगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? कॉन्सेप्ट आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि 20 न्यूटन का एक बल, 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है। बल और विस्थापन के बीच में कोण ज्ञात कीजिए। देखिए, मैंने क्वेश्चन को पढ़ा, आपने क्वेश्चन को समझा भी होगा। इसमें जो बल का मान दे रखा है, बल यानी F का जो मान दे रखा है ना, वो हमें 20 न्यूटन दे रखा है, और क्या दे रखा है? विस्थापन यानी S का जो मान है वो कितना दे दिया हमें? 2 मीटर दे दिया, 2 मीटर विस्थापित कर देता है। और कार्य कितना हो जाता है? W का जो मान है ना, वो कितना है आपका? 20 जूल। कितना दे दिया आपको? 20 जूल दे दिया। तो आपको पूछा है कि बल और विस्थापन के बीच में कोण क्या है? कोण का मान आपको पूछा है। सूत्र कौन सा काम में लेंगे? यहां पर W का मान दे रखा है तो W का सूत्र काम में लेंगे, यानी कार्य का सूत्र काम में लेंगे। और कार्य का सूत्र क्या होता है? W बराबर Fs कोस थीटा, Fs कोस थीटा। तो W का मान आपको 20 दे दिया, बराबर F का मान कितना दे रखा है? 20 न्यूटन, गुणा S का मान क्या दे दिया आपको? S का मान 2 दे रखा है, और आगे कोस थीटा का क्या आ गया आपका? कोस थीटा। अब यहां से देखो ये गुणा में आपस में, अब ये 20 से 20 कैंसिल हो गया, तो यहां पर क्या बचा आपका? 1 बचा, और यहां पर बचा आपका 2 गुणा कोस थीटा, 2 गुणा कोस थीटा। अगर हम इस 2 को इसके साइड भेज देंगे तो ये बट्टा में आ जाएगा और यहां से हट जाएगा, ये गुणा में थे भाग में आ गया, यानी कोस थीटा का मान 1/2 आ गया। और कोस थीटा का मान कितने डिग्री पर, कितने डिग्री पर, कितने डिग्री पर 1/2 होता है? आपने मैथ के अंदर त्रिकोणमिति पढ़ी होगी, ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी होगी, ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी होगी, यानी कोस 60 डिग्री का जो मान है ना, कोस 60 डिग्री का मान, कोस 60 डिग्री का मान वो 1/2 होता है। तो थीटा का मान कितना आ जाएगा आपका? 60 डिग्री। थीटा का मान कितना आएगा? 60 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर जो ए है वो इस क्वेश्चन का क्या होगा? आपका करेक्ट आंसर। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अरे क्लियर है ना बात? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। 7 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक पोर्टर जमीन से 12 केजी सामान उठाता है और जमीन से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर रख देता है। देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? देखो इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि कोई पोर्टर है, वो 12 केजी का सामान, यानी वजन जो दे रखा है ना, वजन और बल, जो भार जो होता है, भार किसके बराबर होता है? बल के बराबर होता है। ये बात मैंने पीछे भी बताई थी कि बल और भार एक ही बात होती है। बल और भार, यानी भार जो होता है वो बल के बराबर होता है, बल जो है वो भार के बराबर, यानी F का मान हमें कितना दे दिया? 20 केजी दे दिया। बल का मान हमें कितना दे दिया? 20 केजी। या भार को हम क्या कर सकते हैं? F की बजाय हम क्या लिख सकते हैं? इसको M भी लिख सकते हैं, द्रव्यमान भी लिख सकते हैं, क्योंकि केजी जो है ना, केजी वो द्रव्यमान का मात्रक होता है। तो M का मान कितना दे दिया? 20 केजी दे दिया। इसके अलावा देखो क्या है, हमें देखा कि जमीन से 1.5 मीटर ऊंचा रख देता है, यानी हमें H का हाइट का जो मान दे रखा है वो 1.5 मीटर दे रखा है। तो आपको क्या पूछा है? कार्य की गणना कीजिए।
कार्य की गणना। साथियों इस क्वेश्चन को तो हम कर लेंगे, लेकिन पहले क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा। अगर यही क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाता कि एक पोर्टर अपने सर के ऊपर, यानी एक पोर्टर 12 केजी सामान को, मेरे क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना कि एक पोर्टर है वो 12 केजी के सामान को 1 मीटर ऊंचाई पर लेकर चलता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य, उसके द्वारा जो कार्य होगा उसका मान कितना होगा। यह क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि एक पोर्टर है, उसने 12 केजी का सामान हाथ में लिया और एक जमीन से 1 मीटर ऊंचा उठा लिया और फिर वो इस प्रकार से चलने लगा, तो उसके द्वारा कितना कार्य किया जाएगा। तो साथी मैंने आपको बताया था कुल्ली वाला प्रश्न कि जब कुल्ली अपने हाथ में कोई सामान लेता है या अपने सर के ऊपर कोई सामान रखता है तो किया गया कार्य शून्य होता है। क्यों? क्योंकि जो वजन है ना वो नीचे की साइड है और विस्थापन आगे की साइड है। तो हमारा ये तो इस प्रकार से नीचे की साइड तो क्या है, हमारा नीचे की साइड तो हमारा बल है, भार है, और इस साइड हमारी दिशा है। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण बना? 90 डिग्री का। और 90 डिग्री का जब कोण बनता है तो कोस 90 डिग्री का मान कितना होता है? कोस 90 डिग्री का मान 0 होता है। इसीलिए किया गया कार्य क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन होता ना तब आपका उत्तर हो जाता साथी शून्य, तब आपको क्वेश्चन करने की भी आवश्यकता नहीं थी। लेकिन इसमें यह नहीं दे रखा है कि वो चलता है। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक पोर्टर है, वो जमीन से 12 केजी सामान को उठाता है और ऊंचाई पर रख देता है। इस प्रकार से ऊंचाई पर उसने रख दिया, मतलब उसने दूरी तो तय नहीं की ना, उसने सिर्फ ऊंचाई पर रखा है। और ऊंचाई कितनी? 1.5 मीटर, यानी h का मान दे दिया। अब मैंने आपको एक सूत्र बताया था मैंने कार्य का, कि कार्य का जो सूत्र होता है ना, W का सूत्र, वो एक तो होता है आपका एफ एस कोस थीटा, एक आपका W बराबर होता है 1/2 mv², एक W बराबर होता है आपका mgh। अब आप खुद बताओ सूत्र कौन सा लगेगा। इसमें हमें f और s का मान चाहिए, तो इसमें f और s का मान तो हमें नहीं दे रखा है। इसमें हमें m और v का मान चाहिए, यहां पर हमें v का मान नहीं दे रखा है। इसमें हमें m का मान चाहिए, h का मान चाहिए, m का भी दे रखा है, h का भी दे रखा है। और g का मान निर्धारित होता है 9.8 या फिर 10, 9.8 या फिर 10। अब अगर ऑप्शन में पॉइंट के अंदर होता ना, पॉइंट में ऑप्शन होते, तब आप 9.8 का गुणा कर देते। और अब देखो ध्यान से, ऑप्शन में के अंदर आपको क्या नहीं दे रखा? पॉइंट में नहीं दे रखा, इसलिए आप किससे गुणा करोगे? 10 से गुणा करोगे। तो आपको यह सूत्र काम में लेना, यानी W बराबर क्या हो जाएगा? mgh। तो देखो m का मान कितना है? 20 केजी, और g का मान आपको पता है 10 लेना है। अगर पॉइंट में ऑप्शन होते तो आप 9.8 ले लेते, और गुणा h का मान 1.5 है। इसको आप गुणा कर दोगे, इसको आप क्या कर दोगे? गुणा कर दोगे। तो ये पॉइंट मैंने हटा दिया और बट्टा में क्या लगा दिया? 10 लगा दिया, ये मैंने काट दिया। और 15 को 2 से गुणा करेंगे क्या आएगा? 30 आएगा। 0 का कितना? 0, यानी 300 जूल। तो किया गया कार्य कितना होगा? 300 जूल। ऑप्शन नंबर जो आपका इस क्वेश्चन में कोई गड़बड़ी कर दी क्या हमने? 20 केजी लिख रखा है साथी, यहां पर है कितना? 12 केजी। यहां पर कितना है? 12 केजी। और मैंने लिख रखा है 20 केजी, तो यहां पर आएगा 12। और 12 और 15 को गुणा कर लो आप। 12 15 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 15 दूनी 30, और 15 एकम 15 2 17, 17 नहीं 18, 180 जूल। कितना आएगा? 180 जूल। तो यानी जो कार यहां पर m का मान था ना, वो मैंने 20 ले लिया था, था कितना? 12 था। क्लियर है बात? समझ में आया? कर लोगे क्वेश्चन इस प्रकार के क्वेश्चन? ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है, ठीक है, और किया गया कार्य 2000 जूल है, तो लागू किया गया बल ज्ञात कीजिए। हमें बल ज्ञात करना है, यानी हमें यहां पर कोण वगैरह कुछ नहीं दे रखा है, कोण वगैरह नहीं दे रखा है। तो देखिए हमें पता है इसमें क्या दे रखा है? s का मान हमें दे रखा है 4000 मीटर, 4000 मीटर। और आपको जो दे रखा है ना, वो कार्य दे रखा है, W का मान कितना दे रखा है? 2000 जूल दे रखा है। तो आपको पूछा है उसने कितना बल प्राप्त किया, या उसके ऊपर कितना बल काम में लिया गया। बल का मान आपसे पूछा है, F का मान पूछा है। तो देखो W बराबर होता है एफ एस कोस थीटा। अगर यहां पर आपको कोस थीटा नहीं दे रखा है, थीटा का मान नहीं दे रखा है, तो आप थीटा को काम में नहीं लोगे, सिर्फ इतना सूत्र काम में लोगे। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोण के बारे में भी दे रखा है, तो आप क्या करोगे? इसके आगे कोस थीटा का मान काम में ले लोगे। अगर काम नहीं दे रखा है, मतलब क्वेश्चन के अंदर आपको थीटा नहीं दे रखा है, तो आप इसको हटा दोगे, सिर्फ इतना ही सूत्र काम में आपको लेना है। अब देखो W का मान कितना है? 2000,
बराबर एफ का मान आपको ज्ञात करना है गुणा एफ का मान, एस का मान कितना है 4000 मीटर, 4000 मीटर, 4000 मीटर। अब एफ का मान आप निकालोगे तो कैसे निकलेगा, देखो एफ बराबर आ जाएगा, अब 2000 में आप कितने का भाग दे दोगे, 4000 का भाग दे दोगे, तो मेरे साथी इससे निकल के आएगा आपका 0.2 न्यूटन। ऑप्शन नंबर जो सी है ना वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, अरे क्लियर है कि नहीं। तो कल वाली क्लास में मैं इसी के ऊपर आधारित और क्वेश्चन करवाऊंगा, तो आपको ये पढ़ के आना है अच्छे से, जो मैंने कॉन्सेप्ट कार्य का बताया ना वो अच्छे से पढ़ के आना है, फिर ये क्वेश्चन आपको और भी ज्यादा समझ में आएंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट। 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि पानी के 1 मोल में कितने अणु मौजूद हैं, पानी के 1 मोल में कितने अणु मौजूद हैं। और मैंने साथी आपको बता रखा है कि चाहे कोई भी अणु हो, चाहे कोई भी अणु हो, कोई भी यौगिक हो, कोई भी तत्व हो, उसका जो 1 मोल होता है ना, उसका 1 मोल जो होता है वो किसके बराबर होता है, आवोगाद्रो संख्या के बराबर होता है, आवोगाद्रो संख्या के बराबर। या फिर 1 मोल जो होता है वो अणु भार के बराबर होता है, यानी उस अणु का जो भार है उसके बराबर होता है। क्लियर है बात है। या फिर 1 मोल का जो मान है वो उसके द्रव्यमान के बराबर होता है, यानी उस तत्व के द्रव्यमान के बराबर भी आपका 1 मोल होता है। अब आपको यह देखना है कि ऑप्शन के अंदर आपको क्या दे रखा है, ऑप्शन में आपको आवोगाद्रो संख्या दे रखी है, तो 1 मोल का मान किसके बराबर हो जाएगा, आवोगाद्रो संख्या। अगर इसी क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन में क्या दिया मिलता, अणुभार दिया मिलता, तो 1 मोल का आप क्या कर देते, अणुभार के बराबर कर देते, है ना। तब ऑप्शन में आपको कुछ और दिया मिलता, जैसे 90, 18, 17, 20 कुछ भी मिलता, तो आप अणुभार के आधार पर इस क्वेश्चन को करते। अगर हम परमाणु द्रव्यमान के आधार पर करें तो द्रव्यमान आपको दिया मिलता, लेकिन इस क्वेश्चन में अब क्या दे रखा है आपको, आवोगाद्रो संख्या दे रखी है, इसलिए ये जो रिलेशन है ना, ये रिलेशन आपको काम में लेना है। तो 1 मोल का मान किसके बराबर हो जाएगा, आवोगाद्रो संख्या के बराबर हो जाएगा। और आवोगाद्रो संख्या आपकी क्या होती है, 6.02 गुणा 10 की घात 23, 6.02 गुणा 10 की घात 23 आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर देख लो कौन सा है, कि इसमें मैंने घात के रूप में नहीं दे रखा साथी, ये जो आगे 26 है, 23 है, 23 है, जो 22 है ना, ये दे रखा है इस प्रकार से 1026, 1023, 1022, 1022 इस प्रकार से दे रखा है। ये आगे घाते हैं, यानी इसका मतलब है 10 की घात 26, इसका मतलब है 10 की घात 23, तो आपका 10 की घात 23 वाला जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर जो बी है वो इस क्वेश्चन का क्या होगा, आपका करेक्ट होगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, अरे क्लियर है ना, क्लियर है ना। चलिए अब आगे बात करते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10 कि 60 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या कितनी है, 60 ग्राम हीलियम के अंदर मोल की संख्या कितनी है, मोल की संख्या आपको ज्ञात करनी है। और मैंने आपको बताया था मोलों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र क्या है, संख्या ज्ञात करने का सूत्र होता है ग्राम में भार बटे द्रव्यमान, ग्राम के अंदर भार बटे द्रव्यमान। अब देखो ग्राम में भार कितना दे रखा है आपको, 60 ग्राम दे रखा है, बटे इसका द्रव्यमान यानी हीलियम का जो द्रव्यमान है वो आपको याद होना चाहिए कितना है, 4। या तो आपको क्वेश्चन में दे देगा द्रव्यमान, अगर नहीं दिया मिले तो आपको खुद को याद करना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा इसके बट्टे में 4। हीलियम का द्रव्यमान 4 होता है, इसको हल करेंगे तो कितना आएगा 15। ऑप्शन नंबर आप देख लो कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की, कि 540 ग्राम ग्लूकोज में उपस्थित मोलों की संख्या। मैंने अभी अभी आपको बताया मेरे साथी कि मोलों की संख्या अगर आपको ज्ञात करनी है तो आप सूत्र काम में लोगे ग्राम में भार बटे द्रव्यमान। अब देखो ग्राम में जो भार दे रखा है वो 540 दे रखा है, लेकिन हमें द्रव्यमान तो नहीं दिया, यानी इस ग्लूकोज का द्रव्यमान हमें नहीं दे रखा है। तो ग्लूकोज का अगर द्रव्यमान दिया होता तो हम लिख देते बट्टा में, लेकिन अब हमें ग्लूकोज का द्रव्यमान निकालना पड़ेगा, ग्लूकोज का द्रव्यमान हमें निकालना पड़ेगा। और साथ ही ग्लूकोज का जो सूत्र होता है ना वो होता है C6H12O6। अब इसका हमें द्रव्यमान निकालना है, कैसे निकालेंगे, ये जो C है ना कार्बन का द्रव्यमान 12 होता है एक कार्बन का, लेकिन यहां पर तो 6 कार्बन है इसलिए हम 6 से गुणा कर देंगे, प्लस हाइड्रोजन जो होता है उस हाइड्रोजन का एक होता है, एक हाइड्रोजन का एक द्रव्यमान होता है, तो 12 दे रखे तो कितना हो जाएगा 12 गुणा में कर देंगे, प्लस एक ऑक्सीजन का आपका कितना होता है, एक ऑक्सीजन का होता है 16, लेकिन यहां पर कितने दे रखे 6 दे रखे तो गुणा में 6 कर देंगे। अब देखो 12 6 के 72 प्लस 12 एकम 12 प्लस 16 6 के 96, इनको जोड़ दो आप, ये हो जाएंगे 400 और 10 70 80 180, कितना आएगा 180, यानी ग्लूकोज का जो द्रव्यमान आएगा वो कितना आएगा आपका 180 आएगा। इसके बट्टे में आप 180 कर दोगे और 54 में 18 का भाग दोगे तो कितना आएगा 3 आएगा। ऑप्शन नंबर देख लो कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट होगा।
तो इस प्रकार से आपको द्रव्यमान या तो 180 दिया मिलेगा, अगर नहीं दिया मिले तो आपको निकालना भी पड़ सकता है, और निकालने का तरीका मैंने बता दिया। क्लियर है बात है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथी, 12 नंबर क्वेश्चन की। 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि अवागाद्रो संख्या n0, ये n नहीं है, n0 या फिर na हो सकता है। अवागाद्रो जो संख्या होती है, अवागाद्रो संख्या, उसको n0 यानी n0 या फिर na के द्वारा दर्शाया जाता है, या तो n0 या फिर na के द्वारा अवागाद्रो संख्या को दर्शाते हैं। तो आपको क्या पूछा है कि अवागाद्रो संख्या n का अर्थ क्या है? अवागाद्रो संख्या n का अर्थ क्या है, मतलब अवागाद्रो संख्या की परिभाषा आपसे पूछी है। देखो क्वेश्चन क्या है, ऑप्शन क्या है कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या, नहीं साथी, जो आपके ये जो होता है ना अवागाद्रो संख्या, वो किसके बराबर होती है? अवागाद्रो संख्या जो होती है वो आपकी 1 मोल के बराबर होती है। अवागाद्रो जो संख्या है, अवागाद्रो जो संख्या है वो किसके बराबर होती है? 1 मोल के बराबर होती है, 1 मोल के बराबर होती है, ठीक है। और 1 मोल जो होता है वो परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है, परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है, या फिर अणुभार के बराबर होता है, अणुभार के बराबर होता है। क्लियर है बात है? अब देखो इस क्वेश्चन को, दूसरा ऑप्शन दे रखा है कि किसी तत्व के 1 ग्राम में परमाणुओं की संख्या, बिल्कुल द्रव्यमान या फिर अणुभार, या फिर एक और याद रख सकते हो, परमाणु की संख्या, परमाणु की संख्या। ये जो अवागाद्रो संख्या होती है, 1 मोल जो होता है वो किसके बराबर होता है? परमाणुओं की संख्या के बराबर होता है, परमाणु की संख्या के बराबर होता है। अवागाद्रो संख्या 1 मोल के बराबर, 1 मोल परमाणु संख्या के बराबर, तो परमाणु संख्या किसके बराबर हो जाएगी? अवागाद्रो संख्या के बराबर। ऑप्शन नंबर जो आपका, ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी। यानी अवागाद्रो संख्या का मतलब यह है कि उस परमाणु के या किसी परमाणु के ग्राम परमाणु के अंदर, 1 ग्राम परमाणु में कितने परमाणु हैं, यानी उन परमाणुओं की जो संख्या है ना, वही आपकी अवागाद्रो संख्या कहलाती है। तो द्रव्यमान, ये जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इनका कोई मतलब नहीं है यहां पर। तो अवागाद्रो संख्या किसको कहते हैं? ग्राम परमाणु भार में या ग्राम परमाणुओं में परमाणुओं की संख्या, 1 ग्राम परमाणुओं में परमाणुओं की कितनी संख्या है, उस परमाणुओं की संख्या को हम क्या कहते हैं? अवागाद्रो संख्या कहते हैं। और अवागाद्रो संख्या का मान 1 मोल के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि पानी के 1 मोल में कितने अणु मौजूद हैं? पानी के 1 अणु में कितने मोल मौजूद, कितने 1 मोल में कितने अणु मौजूद हैं? तो मैंने आपको बताया था 1 मोल जो होता है, 1 मोल वो किसके बराबर होता है? अवागाद्रो संख्या के बराबर होता है। और अवागाद्रो संख्या का मान होता है 0.62 × 10⁻23, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देख लो कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए ही आपका, ए तो नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या होगा आपका? बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। 14 नंबर क्वेश्चन, ये तो हम कर चुके हैं साथी, ये तो हम कर चुके हैं। क्वेश्चन कौन सा करना था फिर? 14 नंबर क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं। एक मिनट भाई, फिर से 14 नंबर क्वेश्चन मैंने लगा दिया 16 नंबर वाले की जगह। ये 15 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो थोड़े से उल्टे सुलटे हो गए हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम बात करते हैं, देखो इससे पहले मैंने 13 नंबर क्वेश्चन करवाया। अगर हम 14 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 14 नंबर क्वेश्चन ये है, 60 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या अभी मैंने बताया था कितनी होती है? 15 ग्राम। कितनी होती है? 15 मोल, ये बताया था ना मैंने अभी क्वेश्चन। तो ये हम क्वेश्चन कर चुके हैं, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये आपका 15 नंबर क्वेश्चन है साथी, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन को देखो, 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आगे पीछे हो गए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कभी कभी टेक्निकल इश्यू मान सकते हो, मानवीय भूल मान सकते हो, तो इन बातों को आपको दिल पर नहीं लेना है, बस आपको क्वेश्चन है ना वो सारे मिलने चाहिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें दे रखा है कि निम्नलिखित में से क्या केवल पादप कोशिकाओं में मिलता है? पादप कोशिका में निम्न में से क्या होता है? अगर हम बात करते हैं पादप कोशिका की, तो जो पादप कोशिका होती है मेरे प्यारे लाडले, उस पादप कोशिका के अंदर एक तो आपकी कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति केवल आपकी किसके अंदर होती है? केवल पादप कोशिका में। केवल पादप कोशिका में एक तो आपकी कोशिका भित्ति होती है और एक आपका लवक होता है। लवक जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता और कोशिका भित्ति भी आपकी जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती।
अब देखो ऑप्शन में क्या दे रखा है, ऑप्शन में आपको लवक दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो सी है ना वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात है? अरे समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। 16 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक फलों और सब्जियों के रंग के निर्धारण के लिए जिम्मेदार होता है? फल और सब्जियों का जो रंग का निर्धारण है, फल और सब्जियों का जो रंग का निर्धारण है उसके बारे में आपसे पूछा है, उसके बारे में आपसे पूछा है। फल और सब्जियों का जो रंग का निर्धारण है, फल व सब्जी के रंग के बारे में आपसे पूछा है। रंग का निर्धारण कौन करता है? तो साथी एक वर्णक होता है, उस वर्णक का नाम है एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन, और इसी को कहा जाता है जेंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन या फिर जेंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन या फिर जेंथोसाइनिन। समझ में आई बात? तो फल और सब्जियों के रंग के लिए कौन जिम्मेदार होता है? साथी ध्यान रखना, एंथोसाइनिन या फिर जेंथोसाइनिन। और ये जो एंथोसाइनिन होता है ये किस रंग के लिए उत्तरदायी होता है? एक तो आपका बैंगनी रंग होता है, एक आपका नीला रंग होता है, और एक आपका जो लाल रंग होता है उसके लिए उत्तरदायी होता है आपका एंथोसाइनिन या फिर जेंथोसाइनिन। रखोगे अच्छे से याद। एक ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में आपको दे रखा है हिमोसाइनिन। अगर हम हिमोसाइनिन की बात करते हैं मेरे प्यारे साथी, तो ये क्या करता है? रक्त का रंग नीला करता है। रक्त का नीला रंग, रक्त का जो नीला रंग होता है वो किसकी मौजूदगी से होता है? इस हिमोसाइनिन के कारण होता है। और ये जो रक्त का जो नीला रंग है, ये जो हिमोसाइनिन जो वर्णक है वो किसके अंदर मिलता है? एक तो आपका जो केकड़ा होता है, केकड़ा, उसके अंदर मिलता है। एक जो बिच्छू होता है उसके अंदर मिलता है। एक आपकी जो केकड़ा हो गया, बिच्छू हो गया, बिच्छू के अलावा आपका जो ऑक्टोपस होता है, ऑक्टोपस, ऑक्टोपस उसके अंदर होता है। क्लियर है बात? एक आपकी जो मकड़ी होती है, मकड़ी, उसके शरीर में भी क्या होता है? हिमोसाइनिन होता है, जिसके कारण इनका रंग जो है ना, इनके खून का रंग वो नीला होता है। क्लियर है बात? और एक होता है आपका हीमोग्लोबिन, ये तो हिमोसाइनिन है। एक जो हीमोग्लोबिन होता है इसके कारण रंग जो होता है वो कैसा होता है? लाल। हमारे रंग, खून का रंग लाल किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। क्लियर है बात है? तो ये सारी बातें इस क्वेश्चन के बारे में आपको याद रखनी थी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना वो आपका एंथोसाइनिन, ऑप्शन नंबर डी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अरे समझ में आया कि नहीं आया? आ गया होगा। चलिए 1 मिनट साथी। 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि पौधों में पाया जाने वाला, पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैंगनी या फिर लाल वर्णक जो है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो मैंने अभी अभी बताया था, लाल, नीला और बैंगनी जो रंग है वो किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण होता है, एंथोसाइनिन। ऑप्शन नंबर जो आपका बी है ना, बी, वो इस क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट होगा। 17 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। लेकिन इस क्वेश्चन में और क्या दे रखा है वो देखो। इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर ए है उसको देखना है आपको। ऑप्शन नंबर ए को देखो अच्छे से। ऑप्शन नंबर ए में आपको दे रखा है केरोटिन। ऑप्शन नंबर ए में क्या दे दिया? केरोटिन। तो अगर केरोटिन की बात करते हैं तो केरोटिन दो प्रकार के होते हैं। एक आपका अल्फा केरोटिन होता है, अल्फा केरोटिन, और एक आपका होता है बीटा केरोटिन। एक आपका बीटा केरोटिन होता है। अगर हम अल्फा केरोटिन की बात करें तो अल्फा केरोटिन के कारण आपका जो दूध होता है, दूध, गाय का दूध, जो गाय का जो दूध होता है, गाय के दूध का जो पीला रंग है, गाय के दूध का जो पीला रंग है वो किसके कारण होता है? इस अल्फा केरोटिन के कारण होता है। और जो आपका आम होता है, आम, इस आम का जो पीला रंग है ना, आम का पीला रंग, वो भी किसके कारण होता है? इस अल्फा केरोटिन के कारण होता है। अगर हम बीटा केरोटिन की बात करते हैं तो जो गाजर का जो लाल रंग होता है, गाजर का जो रंग होता है, गाजर के रंग का निर्धारण कौन करेगा? बीटा केरोटिन करेगा। क्लियर है बात है? इसी प्रकार से हम बात करते हैं जेथोफिल की। एक दे रखा ना आपको जेथोफिल, जेंथोफिल या फिर जेथोफिल। अगर जेथोफिल की बात करें तो जो अंडे की जर्दी होती है, अंडे की जर्दी मतलब अंदर वाला जो पीला भाग होता है, पीला भाग, पीला रंग, उसको हम जर्दी कहते हैं। वो किसके कारण होती है? वो जेथोफिल के कारण होती है। तो जेथोफिल, अंडे की जो जर्दी, उसका पीला रंग, उसका जो पीला रंग है ना, अंडे की जर्दी का जो पीला रंग है वो किसके कारण है? वो इस जेथोफिल के कारण है। क्लियर है? और एक आपको दे रखा है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है ना, क्लोरोफिल वो क्या करता है? क्लोरोफिल पौधे के अंदर पाया जाता है, पौधे की पत्तियों में, और इस पौधे की जो पत्तियां हैं उस पत्तियों का जो हरा रंग है वो किसके कारण हो जाएगा? वो क्लोरोफिल के कारण हो जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अरे क्लियर है ना? ठीक है, नेक्स्ट। अरे यार
ठीक है, अब हम बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की। 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता। पशु मतलब एक प्रकार का जंतु होता है, तो इनमें से कौन सा ऐसा अंग है जो केवल पादप कोशिका में होता है। तो केवल पादप कोशिका में एक तो आपका होता है लवक, एक तो आपका क्या होता है लवक, और एक होता है आपकी कोशिका भित्ति। एक तो लवक होता है, एक तो लवक और एक कोशिका भित्ति। ये केवल और केवल दोनों अंग ऐसे हैं जो केवल और केवल किसके अंदर मिलते हैं, केवल और केवल आपको पादप कोशिका में, केवल पादप कोशिका में मिलते हैं, केवल पादपों में। और जो लवक होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, उसमें एक होता है आपका हरित लवक, हरित लवक, और हरित लवक को कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट। क्या कहा जाता है, क्लोरोप्लास्ट। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है ना वो केवल किसके अंदर मिलेगा, ये मिलेगा आपका केवल और केवल पादप कोशिका में। ऑप्शन नंबर जो ए है ना वो बिल्कुल आपका क्या होगा, करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। चलिए, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी जो अंतःपृथ्वी जालिका होती है उसके बारे में आपको बता चुका हूं। अंतःपृथ्वी जालिका या फिर एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है इसको हम कोशिका का कंकाल तंत्र कहते हैं, क्योंकि ये हमारी कोशिका को मजबूती प्रदान करती है। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो इसको कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं, और राइबोसोम जो है इसको हम प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। ये सारी बातें मैं आपको पीछे करवा चुका हूं, बहुत सारे क्वेश्चन ये करवा चुका हूं इसे। चलिए आगे बात करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की, कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। तो साथी हरा रंग जो प्रदान करता है ना वो इस हरित लवक के अंदर एक पर्णहरित नाम का एक वर्णक होता है, पर्णहरित नाम का वर्णक। और इस पर्णहरित को ही हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। तो पत्तियों का जो हरा रंग है वो किसकी मौजूदगी से होता है, क्लोरोफिल या फिर पर्णहरित की मौजूदगी के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इस क्वेश्चन का क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। और इस क्लोरोफिल या फिर हरित लवक के अंदर कौन सी धातु होती है, तो धातु के बारे में अगर आपसे पूछे तो इसके अंदर मैग्नीशियम धातु होती है। कौन सी धातु, मैग्नीशियम धातु। क्लियर है बात है। और जो आपकी कोशिका होती है, कोशिका, उस कोशिका के अंदर जो जल होता है वो आपका जल होता है वो कितने परसेंट होता है, 80%। यानी सबसे अधिक कोशिका में क्या मिलता है, जल मिलता है, कितने परसेंट, 80%। ठीक है, सारी बातें इस क्वेश्चन के बारे में याद रखनी थी। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 20 नंबर क्वेश्चन ये रहा कि उस वर्णक का नाम बताइए जिसकी वजह से पौधों का हरा रंग होता है। तो अभी अभी मैंने बताया साथी, जो हरा रंग होता है पौधों का वो किसकी वजह से होता है, क्लोरोफिल की वजह से होता है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी है ना, बी, वो बिल्कुल करेक्ट होगा। और ऑप्शन नंबर ए में आपको दे रखा है केरोटोनॉइड, केरोटोनॉइड। तो ये मैं आपको बता चुका हूं केरोटिन के बारे में, एक अल्फा केरोटिन, एक बीटा केरोटिन। अल्फा केरोटिन क्या करता है, गाय का जो दूध होता है उसका पीला रंग बनाने में मौजूद कारण, मतलब उसका कारण होता है। और आम का जो पीला रंग है वो भी केरोटिन के कारण होता है, अल्फा केरोटिन के कारण। लेकिन बीटा जो केरोटिन होता है उसके कारण गाजर का रंग उत्पन्न होता है। और हम बात करते हैं थायमिन की। ये जो आपको ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है ना, थायमिन, ऑप्शन नंबर जो सी में थायमिन दे रखा है, इसके बारे में बात करते हैं। देखो, अगर हम थायमिन की बात करें तो थायमिन जो है वो विटामिन जो B1 है ना, विटामिन B1, विटामिन जो B1 है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम थायमिन कहते हैं। और इसकी कमी से जो रोग होता है वो रोग होता है आपका बेरी बेरी नाम का रोग। बेरी बेरी नाम का जो रोग है वो विटामिन B1 की कमी से होता है, यानी थायमिन की कमी से होता है। अगर ऑप्शन डी की बात करें, इसमें देखा आपको एक्टिन, तो एक्टिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है। एक्टिन एक प्रकार का क्या होता है, प्रोटीन। और ये जो एक्टिन प्रोटीन है ये कहां पर मिलता है, ये ज्यादातर मांसपेशियों के अंदर मिलता है, मांसपेशियों के अंदर। तो मांसपेशियों का जो संचालन होता है वो किसकी वजह से होता है, एक्टिन प्रोटीन की मौजूदगी के कारण होता है, एक्टिन प्रोटीन के कारण होता है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है ना। ये थी आज की क्लास, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी। अगर इस क्लास का आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और कोई सुझाव देना है तो आपका जो कमेंट है वो आमंत्रित है, आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं आपको क्या नया चाहिए, किस प्रकार से बदलाव करना है, उसके ऊपर मैं इंप्लीमेंट करने की कोशिश करूंगा, उसके अंदर मैं सुधार करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आज की इस क्लास में इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं 8 बजे, तब तक के लिए राम राम, धन्यवाद।